दोस्तों, और कहानी सुनने के लिए हमारे एएम कहानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। हर्षवर्धन जी सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। वहीं उज्जैन में सब लोग अंदर आए तो ऋषि जी बैठे कोई किताब पढ़ रहे थे। सबको अंदर आता देखकर पूछते हैं तो हो गई सबकी शॉपिंग, जिस पर सभी हंसते हुए हाँ कहते हैं। जिसके बाद शिवी चहकते हुए ऋषि जी को उनकी की हुई शॉपिंग दिखाने लगती है। अहिल्या जी ने जानबूझकर अपने मंगलसूत्र के बारे में अभी ऋषि जी बताना ठीक नहीं समझा, वरना वो हजार तरह के सवाल करते। कुछ देर बात करने के बाद अहिल्या जी रात का डिनर बनाने चली गई। वहीं अहिल्या, शिवी और ऋषि अपने खेलने में लग गए तो वृषांक अपने कमरे में जाकर आज हुए अपने घर के काम की रिपोर्ट लेने लगा, क्योंकि कल यानी के दिवाली के दिन ही वो सबको सरप्राइज देना चाहता था। जिसके बाद उसे पता चला कि काम लगभग हो ही गया है, कल सुबह तक सब कुछ हो जाएगा। जिसके बाद घर पर कुछ फाइनल टच देना बाकी रहेगा जो वो लोग कल ही कर देने। ये सुनकर वृषांक राहत की सांस लेता है और अपने आप से कहता है चलो अब कल सबको सरप्राइज दूंगा। ये बोलकर वो अपना बाकी काम देखने लगता है। अगले दिन, आज दिवाली थी। सब लोग आज जल्दी ही उठ गए थे। नहा धोकर तैयार होकर सब पूजा में बैठे, जहां अहिल्या जी ने पूजा की। जिसके बाद सब लोगों ने एक दूसरे को दिवाली विश किया। सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे तो वृषांक ने सबसे कहा अच्छा, नाश्ता करने के बाद आप सब लोग जल्दी से तैयार हो जाएगा क्योंकि आप सबको कहीं ले जाना। जिसे सुनकर ऋषि जी पूछते हैं कहाँ ले जाना चाहते हो हम सबको ऋषि, जिस पर वृषांक कहता है आप सबके लिए सरप्राइज है। ये सुनकर शिवी खुश होते हुए कहती है मुझे सरप्राइजेज बहुत पसंद है। जिसे सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। नाश्ता करने के बाद सब अपने अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगते हैं। अहिल्या जी भी तैयार होकर अपने आप को शीशे में देख रही थी, तभी वहां ऋषि जी आ जाते हैं और अहिल्या जी को देखते हुए कहते हैं क्या बात है, आज तो आप बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। जिसे सुनकर अहिल्या जी भौहें उचकाते हुए पूछती है तो क्या मैं आपको हमेशा सुंदर नहीं लगती। जिसे सुनकर ऋषि जी मुस्कुराते हुए कहते हैं ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप तो हमें हमेशा ही खूबसूरत लगती है, बस आज कुछ ज्यादा ही लग रही है। ये बोलते हुए उनकी नज़र अहिल्या जी के गले में मंगलसूत्र पर जाती है। जिसे देखकर ऋषि जी पूछते हैं अहिल्या जी ये मंगलसूत्र कहाँ से लिया आपने। जहाँ तक मुझे पता है आपने अपना मंगलसूत्र तो बेच दिया था ना, तो फिर ये कहाँ से आया। ये सुनकर अहिल्या जी सकपका जाती है और हकलाते हुए कहती है जी वो मैं आपको बताने ही वाली थी। दरअसल कल ऋषि ने जिद करके मुझे ये दिला दिया, मैं तो मना कर रही थी लेकिन वो नहीं माना। वैसे ये ज़्यादा महंगा नहीं है। ऋषि जी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और सीरियस होकर कहते हैं अहिल्या जी आप क्यों भूल जाती हैं कि जितनी दुनिया आपने देखी है उतनी ही दुनिया मैंने भी देखी है। मैं देखकर ही बता सकता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है, जो मैं तो आपको अपनी पूरी जिंदगी में भी कमा कर नहीं दे सकता था। तो फिर ऋषि ने इतना महंगा मंगलसूत्र आपके लिए कहाँ से खरीदा। अब उन्हें वृषांक पर शक होने लगा था कि आखिर उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए कि कल उसने 1,50,000 उधार चुकाने में दे दिए और आज ये मंगलसूत्र आखिर ऋषि के पास इतने पैसे आए कहाँ से। वहीं अहिल्या जी ये सुनकर घबरने लगती है, जिसे देखकर ऋषि जी यकीन हो जाता है कि वो जो सोच रहे हैं वो सही है। ये देखकर ऋषि जी कहते हैं कितने का है ये मंगलसूत्र, जिस पर अहिल्या जी डरते हुए उन्हें कीमत बता देती है। जिसे सुनकर ऋषि जी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वहीं अहिल्या जी अभी भी कुछ भी खुलकर नहीं बता रही थी। जिसे देखकर ऋषि जी कहते हैं अहिल्या जी सच छिपाने से आप अपने ही बेटे को बढ़ावा दे रही है। आपको पता है ना, पता नहीं उसने ये पैसे कहाँ से लाए हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है। ये सुनकर अहिल्या जी कहती है ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी, मेरा बेटा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता है, आप उस पर बेवजह शक कर रहे हैं। ये सुनकर ऋषि जी कहते हैं वो तो अब ऋषि से बात करने के बाद ही पता चलेगा। ये बोलकर वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं जहां सब उनका ही वेट कर रहे थे। वो बाहर खड़े वृषांक से कुछ पूछ पाते उससे पहली है वृषांक ने कहा आप लोग प्लीज जल्दी कीजिए वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। ये सुनकर ऋषि जी कुछ नहीं कह पाते और वापस आकर बात करने का सोचकर चुप रह जाते हैं, लेकिन उनके मन में ये बात घर कर गई थी कि आखिर वृषांक के पास इतने पैसे आखिर आए कहाँ से। वहीं वृषांक इस बात से बेखबर आराम से सबको लेकर घर की तरफ निकल जाता है। कुछ देर ड्राइव करने के बाद वो लोग आकर एक जगह रुकते हैं, जिसे देखकर अहिल्या जी और ऋषि जी दोनों ही चौंक जाते हैं क्योंकि वो लोग अपने ही घर के सामने आकर रुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऋषि उन्हें यहाँ क्यों लाया है। वहीं वृषांक सबको उतरने को कहता है, जिसे सुनकर सब उतर जाते हैं, लेकिन अभी भी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वृषांक उन्हें दिखाना क्या चाहता है। लेकिन अपने घर को इतना सजा धजा देखकर उन्हें कुछ डाउट तो होता है। वहीं वृषांक आपको उस घर के सामने ले जाकर खड़ा कर देता है। अब अहिल्या जी को भी ना चाहते हुए वृषांक पर डाउट होने लगा था, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं ये अंदेशा हो गया था कि वृषांक उन्हें यहाँ क्यों लाया है। वहीं वृषांक अब घर के सामने खड़े होकर कहता है माँ पापा ये रहा वो सरप्राइज। ये बोलकर वो नेम प्लेट पर लगा कवर हटा देता है, जहां साफ साफ और बड़े अक्षरों में लिखा था अहिल्या सदन। ये देखकर तो ऋषि जी को यकीन हो गया कि जरूर ही वृषांक कोई गलत काम करने लगा है, वरना इतनी जल्दी इतना पैसा कैसे किसी के पास आ सकता है। अब ऋषि जी का गुस्सा अपनी चरम पर पहुंच जाता है। वहीं वृषांक अहिल्या जी से कहता है माँ आप और पापा पहले इस घर में कदम रखिए। ये सुनकर अहिल्या जी कुछ कहती उससे पहले ऋषि जी गुस्से भरी आवाज आती है पहले तू हमें ये बता तूने ये घर कैसे खरीदा, आखिर तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से। ये सुनकर अब वृषांक की नज़र ऋषि जी पर जाती है जो गुस्से से उसे ही घूर रहे थे।
जिसे देखकर वृषांक समझ जाता है कि जरूर ऋषि जी ने उसे गलत समझ लिया है। उन्हें देखकर वृषांक कहता है, पापा मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन पहले आप घर के अंदर तो चलिए। ये सुनकर अहिल्या जी भी बोल पड़ती है, बेटा पहले तू हमें ये बता, आखिर तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? परसों तूने अमर भाई को पैसे दिए, कल उस दुकान पर, और आज ये? फिर आंखों में आंसू लिए पूछती है, बेटा सच सच बता, कहीं तू कोई गलत काम तो नहीं करने लगा है ना? ये सुनकर वृषांक हैरान हो जाता है और हैरानी से कहता है, माँ आप क्या बातें कर रही हो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। जिसे सुनकर ऋषि जी गुस्से से पूछते हैं, तो फिर तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? देख ऋषि, मैंने जरूर अपनी जिंदगी में बहुत पैसे नहीं कमाए, लेकिन इज्जत बहुत कमाई है। अगर तू कुछ भी गलत काम कर रहा है तो हमें अभी ही बता दे, क्योंकि एक क्रिमिनल के पिता कहलाने से अच्छा मैं बेऔलाद कहलाना पसंद करूंगा। ये सुनकर तो वृषांक को बहुत दुख होता है, उसे सफाई देने का मौका तक नहीं दिया किसी ने और सीधा इल्जाम लगा दिया। वहीं अब तक चुपचाप खड़ी भाव्या जो सब कुछ शांति से सुन रही थी, आखिरकार बोल ही पड़ी, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? माँ पापा आपको पता भी है आपने अभी अभी क्या बोल दिया है? अरे आपको तो भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि भगवान ने आपको वृषांक जैसा बेटा दिया। आप लोग हैं कि उसे ही गलत समझ रहे हैं। ये सुनकर ऋषि जी कहते हैं, तो और क्या कहें, आखिर ये बता क्यों नहीं रहा कि इसने ये सारे पैसे कहाँ से लाए? ये सुनकर भाव्या कहती है, आपको यही जानना है ना वृषांक के पैसे कहाँ से लाया? तो मैं आपको बताती हूँ। ये सुनकर वृषांक भाव्या से कहता है, भाव्या प्लीज यहाँ को सीन क्रिएट मत करो। ये सुनकर भाव्या कहती है, नहीं वृषांक, तुम्हारे माँ पापा को सच्चाई पता होनी चाहिए। ये बोलकर वो ऋषि जी से कहती है, हाँ तो पापा जी आपको जानना है ना कि ये पैसा कहाँ से आया? तो सुनिए, पिछले 1 साल से आपका बेटा गधों की तरह दिन रात मेहनत कर रहा है ये पैसे कमाने के लिए। हमारे यहाँ काम करने से पहले वो जहाँ काम करता था वहाँ उसे पैसे बहुत कम मिलते थे, जिससे उसका गुजारा ही बहुत मुश्किल से हो पाता, लेकिन फिर भी वो पैसे बचाता था ताकि आप लोगों के लिए ये घर खरीद सके, जिसके लिए वो कभी कभी 2-2 दिन तक खाना भी नहीं खाता था। ये सुनकर ऋषि जी और अहिल्या जी हैरानी से वृषांक को देखने लगे, जो सिर झुकाए वहाँ खड़ा था। वहीं भाव्या आगे बोलती है, यही नहीं, हमारे यहाँ काम करने के इसे काफ़ी अच्छे पैसे मिल रहे थे, लेकिन फिर ये अलग से काम करता था ताकि जल्द से जल्द पैसे इकट्ठा करके आप सबको ये घर दे सके, जो इसकी वजह से आप सबने खोया था। दिन रात ये मेहनत करते थे और देर रात घर आते थे, और कभी कभी तो ये 2-2 3-3 दिन घर ही नहीं आते हैं, जिसे देखकर तो मुझे भी इन पर गुस्सा आता है। क्या क्या नहीं किया इन्होंने, मेरे गार्ड बने, कैफ़े के अकाउंट्स देखा, वेटर बने, यहाँ तक कि किसी के नौकर तक बन, तब जाकर ये पैसे इकट्ठा हुए हैं। पापा जी इन्होंने ये पैसे कोई गलत काम करके नहीं कमाए, अपना खून पसीना एक करके कमाए हैं। मैं तो इन्हें ज़्यादा दिन से नहीं जानती थी, फिर भी मुझे इन पर इतना भरोसा है कि ये कभी कोई गलत काम तो नहीं करेंगे। और आप लोग तो इनके माँ बाप हैं ना, तो आपने कैसे सोच लिया कि ये कोई गलत काम कर रहे होंगे? ये कहकर आपने इन्हें पर सवाल नहीं खड़ा किए, बल्कि अपनी परवरिश पर खड़ा किए हैं। ये सुनकर वृषांक भाव्या से चिल्लाते हुए कहता है, भाव्या बस कर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ पापा से ऊंची आवाज में बात करने की? ये सुनकर भाव्या शांत हो जाती है। वहीं अहिल्या जी और ऋषि जी को अब खुद पर ही शर्मा रही थी कि उन्होंने अपने ही बेटे पर शक किया। 142 हैप्पी दिवाली। अब आगे वृषांक के कहने पर भाव्या चुप हो जाती है। वहीं अब अहिल्या जी और ऋषि जी को अपने ही कहे हुए शब्दों पर पछतावा हो रहा था। आखिर उन लोगों ने कैसे शक कर लिया अपने ही बेटे पर, जबकि वो जानते थे कि उनके संस्कार इतने कमजोर नहीं कि उनके बेटे को सही रास्ते से हटा सके। वो दोनों ही सोच रहे थे कि उनके बेटे ने उनकी खुशी के लिए ना जाने कितने दुख तकलीफें झेली होंगी और उन्होंने उसे गलत कह दिया। ये सब सोचते हुए ऋषि जी आगे बढ़ते हैं और सिर झुकाकर कहते हैं, ऋषि बच्चे, हमें पता है हमने जो तुझसे कहा है हम वो वापस तो नहीं ले सकते, शायद इसीलिए बड़े बुजुर्ग लोग कह गए हैं कि अपने शब्दों को बहुत ही सोच समझकर बोलो, क्योंकि ये एक बार बोले गए शब्द वापस नहीं आते और किसी को भी गोली ये ज़्यादा दर्द पहुंचा सकते हैं। जिसे सुनकर अहिल्या जी भी आगे आते हुए कहती है, ये सही कह रहे हैं बेटा, हमें पता है हमारी बातों से तुम्हें बहुत ठेस पहुंची होगी। आखिर तुमने हमें खुश देखने ले दिन रात इतनी मेहनत करी और हमने ही तुम्हें गलत समझ लिया। बेटा हमें माफ़ कर दे, हम शायद तुझे समझ ही नहीं पाए। ये सुनकर ऋषि जी भी माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, हाँ ऋषि हमें माफ़ कर दो, मैं शायद कुछ ज़्यादा ही सोचने लगा था। ये बोलकर दोनों ही वृषांक के सामने हाथ जोड़ लेते हैं, जिसे देखकर वृषांक तुरंत उनके हाथ पकड़ते हुए कहता है, माँ पापा ये आप क्या कर रहे हैं? ये करके तो आप मुझे और ज़्यादा शर्मिंदा कर रहे हैं। बचपन में मुझसे भी तो हज़ारों बार ऐसी गलतियां हुई होंगी, तो क्या आपने मेरी बातों का बुरा माना था? नहीं ना, और वैसे भी मैं आपका बेटा हूँ। माँ पापा आपका हक है मुझे कुछ भी कहने का या सुनाने का, यहाँ तक कि मारने का भी, इसलिए आपको गिल्टी फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये हाथ हमेशा आशीर्वाद देने के लिए ही उठते हुए अच्छा लगता है। इसके बाद बात खत्म करने के लिए वृषांक कहता है, अच्छा अब अगर सवाल जवाब हो गए हों तो चलिए जल्दी से गेट खोलकर अंदर चलिए, वैसे भी पूजा के लिए लेट हो रहा है। ये सुनकर ऋषि जी और अहिल्या जी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं। अहिल्या जी गेट पर स्वास्तिक का निशान बनाती है, जिसके बाद दोनों लोग ही अपना राइट पैर आगे रखकर घर के अंदर आते हैं, जिसके कुछ ही देर बाद पंडित जी आ जाते हैं और पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है। इस पूरे समय में वृषांक ने एक बार भी भाव्या की तरफ नहीं देखा था, ना बात की थी, जिसे देखकर भाव्या के आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे वो बड़ी सफाई से सबसे छिपा लेती है। लेकिन अहिल्या जी उसके आंसू देख जाती है और समझ भी जाती है कि ये आंसू क्यों और किसके लिए हैं।
पूजा कुछ देर में खत्म होती है जिसके बाद सारे ही लोग आज काफ़ी ज़्यादा खुश थे, स्पेशली ऋषि जी, और हो भी क्यों ना, आखिर अपनी मेहनत से बनाया हुआ घर आज उन्हों तो मिला था। वहीं वृषांक घर के बाकी सारे काम करवा रहा था जो थोड़े बहुत रह गए थे जब अहिल्या जी वहां आए और उसका हाथ पकड़कर कहीं ले जाने लगी, जिसे देखकर वृषांक पूछता है, अरे माँ, कहाँ लेकर जा रही हो, बताओ तो सही। जिस पर अहिल्या जी कहती है, वहीं जहाँ तुझे इस वक्त होना चाहिए। ये बोलकर वो एक कमरे के आगे आकर रुकती हैं, जिसे देखकर वृषांक को कुछ समझ नहीं आता, आखिर माँ उसे यहाँ क्यों लेकर आई है। वो पूछता है, क्या बात है माँ, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं। जिस पर अहिल्या जी उसके कंधे पकड़ते हुए कहती है, बेटा, जीवन में सच्चा जीवनसाथी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, उसे हमें हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। ये बात आज भाव्या ने साबित कर दी है। बेटा, ऐसे लोग जीवन में बहुत कम मिलते हैं जो आपकी इज्जत को अपनी इज्जत समझे। भाव्या उनमें से ही एक है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि हम लोग तुम्हें गलत समझे, बस इसीलिए वो हम लोगों से ऊंची आवाज में बात करी। और एक तरह से देखा जाए तो उसने सही ही किया, वरना हम लोग तो कभी जान ही नहीं पाते कि तूने हमारे लिए क्या क्या किया है। ये सुनकर वृषांक अहिल्या जी से कहता है, माँ, आप क्यों ऐसी बातें कर रही है, मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जो एक बेटा नहीं करता। ये सुनकर अहिल्या जी फीकी हंसी हंसते हुए कहती है, नहीं बेटा, ऐसे बेटे नसीब वालों को मिलते हैं, वरना आजकल की औलादें तो माँ बाप को घर से बेघर करने में एक बार भी नहीं सोचती। फिर उसे उस कमरे की तरफ धक्का देते हुए कहती है, अच्छा अब जा और मेरी बहू को मना, जब से तूने उससे बात करना बंद किया है बेचारी उदास हो गई है। ये बोलकर वो वहां से चली गई। वहीं वृषांक एक गहरी सांस लेकर उस कमरे की तरफ बढ़ गया। वहां जाकर देखा तो भाव्या कुछ कपड़े सेट कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी वृषांक साफ साफ देख पा रहा था। उसे भाव्या के लिए बुरा लग रहा था और अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर क्यों वो उसके ऊपर चिल्लाया था, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए कहता है, भाव्या ... जिसे सुनकर भाव्या के हाथ रुक जाते हैं, लेकिन वो बिना पलटे ही दोबारा अपने काम पर लग जाती है। वहीं वृषांक समझ जाता है कि वो उससे गुस्सा है। ये देखकर वृषांक उसके करीब जाते हुए कहता है, क्या हुआ, अब मुझसे बात भी नहीं करोगी, इतना बुरा हूं क्या मैं। वृषांक का ये कहना था कि भाव्या तुरंत पलटकर वृषांक के गले लग गई और जो आंसू उसने अब तक रोके हुए थे वो बह निकले। वो जोर जोर से रोने लगी, जिसे देखकर वृषांक के दिल में एक तेज दर्द सा हुआ। वो कभी भाव्या को रोते हुए नहीं देख सकता था और आज तो उसके रोने की वजह वो खुद ही था। वृषांक ने भी उसे टाइटली हग कर लिया। वहीं भाव्या रोते हुए कहने लगी, आई एम सॉरी वीशी, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज़ आज जिस तरह तुमने मुझे इग्नोर किया है प्लीज़ आगे मत करना है, क्योंकि मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी नाराज़गी मुझे अंदर तक तोड़कर रख देती है। तुम्हें जब भी कभी गुस्सा आए तो मुझे डांट लेना, सुना लेना, हो सके तो मार भी लेना, लेकिन मुझे कभी इग्नोर मत करना, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारा इग्नोरेंस मौत से भी ज़्यादा दर्दनाक है। भाव्या की बात सुनकर वृषांक के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो भाव्या का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहता है, आई प्रॉमिस मैं कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा एंड आई एम सॉरी। वो तुमने जब माँ पापा से ऊंची आवाज़ में बात की तो मुझे गुस्सा आ गया, बस इसी वजह से मैंने वो सब कह दिया, आई एम रियली सॉरी। वृषांक की बात सुनकर भाव्या कहती है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ तुमने ये क्यों किया, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। फिर दुर्हते हुए कहती है, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं तुम्हें माफ़ किया, तुमने मुझे बहुत रुलाया है, इसका हर्जाना तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा। जिसे सुनकर वृषांक मुस्कुराते हुए वापस उसे कमर से पकड़कर कहता है, अच्छा तो हुक्म कीजिए जनाब आला, क्या करना होगा मुझे आपको खुश करने के लिए। जिस पर भाव्या भी उसके गले में बांधे डालते हुए कहती है, ज़्यादा कुछ नहीं मिस्टर वृषांक, बस आपको मुझे एक अच्छा सा गिफ्ट देना होगा और साथ में एक किस। गिफ्ट सुनकर वृषांक को कुछ याद आता है और वो तुरंत भाव्या से अलग होकर कहता है, मैं बस 1 मिनट में आया। ये बोलकर वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाता है। वहीं भाव्या उसे इस तरह जाते देखकर हंसने लगती है। कुछ ही देर में वृषांक वापस आ जाता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक गिफ्ट होता है, जिसे देखकर भाव्या कहती है, नॉट बैड मिस्टर वृषांक, इतनी जल्दी आप मेरे लिए गिफ्ट भी ले आए। ये सुनकर वृषांक उसके करीब आते हुए कहता है, ऐसा कभी हो सकता है कि आप कुछ कहें और हम ना करें। ये सुनकर भाव्या हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। जिस पर वृषांक भी हंसने लगता है और उसे वापस अपनी तरफ खींचकर उसे बाहों में भरते हुए कहता है, असल में मैंने ये गिफ्ट तुम्हारे साथ जब मैं शॉपिंग पर गया था तभी लिया था, तुम्हारे लिए सोचा था तुम्हें दिवाली पर दूंगा, लेकिन फिर मैं भूल गया और ये कार में ही गया था। फिर गिफ्ट देते हुए कहता है, खोलो इसे और देखो तुम्हें पसंद आया या नहीं। ये सुनकर भाव्या कहती है, तुम्हारा दिया हुआ हर चीज़ मेरे लिए बहुत खास है और दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा है। भाव्या जब उसे खोलकर देखती है तो उसमें एक बहुत ही सुंदर रेड कलर की साड़ी थी, जिसे देखकर भाव्या की आंखें चमक जाती है। वहीं वृषांक पूछता है, कैसा लगा गिफ्ट, मैं चाहता हूँ तुम आज यही पहनो। ये सुनकर भाव्या कहती है, बहुत ही अच्छी है साड़ी और मैं इसे ही पहनूंगी। ये सुनकर वृषांक मुस्कुराने लगता है, लेकिन फिर कुछ याद आते ही उसके चेहरे पर एक अलग तरह की मुस्कुराहट जगह ले लेती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे गिफ्ट तो हो गया, अब बारी है दूसरे फरमाइश की। ये सुनकर भाव्या हैरानी से उसे देखने लगती है और कहती है, कर क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था और शायद तुम भूल रहे हो हम लोग इस वक्त घर पर हैं। ये सुनकर वृषांक उसे अपने और करीब करते हुए कहता है, तुम्हें भले ही ऐसे ही कहा था, लेकिन मैंने तो उसे सीरियसली ही लिया ना, और शायद तुम भूल रही है इस यहाँ कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि माँ पापा पड़ोसियों के साथ बिजी है और शिवी अपने दोस्तों के साथ, तो मैडम मैं आए।
ये बोलकर वो भाव्या के जवाब का इंतजार किए बिना ही उसे किस करने लगता है, जिसे देखकर भाव्या पहले तो हैरान हो जाती है लेकिन फिर आंखें बंद कर उस एहसास में खो सी जाती है। कुछ देर बाद जब वृषांक उसे छोड़ता है तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वो जल्दी से वृषांक के सीने में अपना सिर छिपा लेती है, जिसे देखकर वृषांक मुस्कुरा देता है और कहता है आई लव यू सो मच माई लव, जिस पर भाव्या भी अपना सिर उठाकर कहती है आई लव यू टू माई लव। जिसके बाद वो दोनों ही अलग होते हैं तो भाव्या कहती है अच्छा अब जाओ, मुझे बहुत काम करने हैं। ये सुनकर कहता है अरे मैं यहाँ हूँ और तुम्हें काम की पड़ी है, काम ज़्यादा ज़रूरी है या मैं? जिस पर भाव्या कहती है काम, अच्छा अब निकलो यहाँ से। ये सुनकर वृषांक कहता है हे भगवान कितनी पत्थर दिल गर्लफ्रेंड मिली है मुझे, इसे मुझसे ज़्यादा काम प्यारा है, हे भगवान ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है। ये सुनकर भाव्या कहती है हो गई तुम्हारी बकवास, अब चलो निकलो यहाँ से। ये बोलकर वो उसे वहाँ से भगा देती है। वहीं वृषांक भी हंसते हुए वहाँ से निकल जाता है और अपने काम देखने लग जाता है। ऐसी ही कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। शाम को गणेश लक्ष्मी जी की पूजा का वक्त हो जाता है, जहां सारे परिवार को एक साथ बैठना था। सब तैयार होकर नीचे आ चुके थे सिवाय भाव्या के। आज वृषांक ने नेवी ब्लू कलर का कुर्ता पजामा पहन रखा था जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वहीं बाकी सब भी आज काफ़ी अच्छे से तैयार हुए थे। सबको अब भाव्या का ही इंतजार था। ये देखकर अहिल्या जी कहती है शिवी जाकर देख भाव्या को इतनी लेट क्यों लग रही है। जिस पर शिवी जैसे ही जाने को होती है उसकी नज़र ऊपर से आ रही भाव्या पर पड़ती है। उसे देखकर शिवी कहती है ये लोग आ गई दीदी। उसकी बात सुनकर सबकी नज़र भाव्या पर जाती है तो सब उसे एकटक देखने लगते हैं। रेड कलर की साड़ी में वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, ऊपर से आंखों में काजल और हल्का सा मेकअप उसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ा रहा था। अहिल्या जी की नज़र जब वृषांक पर जाती है तो वो उसे देखकर हंस देती है, क्योंकि वो तो भाव्या को मुंह खोले बस देखे ही जा रहा था। जिसे देखकर वो ऋषि जी दो वृषांक को देखने का इशारा करती है, जिसे देख ऋषि जी जब वृषांक को देखते हैं तो वो भी मुस्कुरा देते हैं। वृषांक तो जैसे भाव्या को देखकर एक अलग ही दुनिया में चला गया था। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग से धीरे धीरे करके अप्सरा उतर रही हो। उसे इस तरह भाव्या को देखता पाकर अहिल्या जी गला साफ करने का नाटक करती है, जिसे सुनकर वृषांक अपने होश में आता है। वहीं भाव्या को भी एहसास था कि वृषांक उसे लगातार देखे जा रहा है, लेकिन सबके सामने वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। लेकिन चेहरे पर आई शर्म की लाली उसके दिल का हाल बयान कर रही थी। वहीं सबके आ जाने के बाद ऋषि जी और अहिल्या जी पूजा शुरू करते हैं, जिसके बाद घर में दिए जलाए जाते हैं, जो कि सब लोग ही चला रहे थे। मौका मिलते ही वृषांक भाव्या के पास जाकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है क्या बात है मैडम, आज आप वापस से हमें क्यों घायल करने पर तोली हुई है? इतना सुंदर लगने को किसने कहा था आपसे कि हमें ही अपने आप से इनसिक्योरिटी हो जाएगी। ये सुनकर भाव्या मुस्कुराते हुए कहती है ये बात तो आप पर भी लागू होती है। आज आप इतने हैंडसम क्यों लग रहे हैं कि मुझे आपसे और ज़्यादा प्यार हो गया है। ये सुनकर वृषांक मुस्कुराने लगता है और भाव्या के माथे पर किस करते हुए कहता है बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लग रही हैं आप। फिर उसकी आंखों से काजल लेकर उसके पीछे लगाते हुए कहता है आपको किसी जी नज़र ना लगे। फिर भाव्या भी वृषांक को काजल लगाते हुए कहती है आपको भी। ये सुनकर वृषांक वापस मुस्कुराने लगता है, जिसके बाद सब लोग मिलकर दिवाली मनाते हैं। सब खुशी खुशी पटाखे चलाते हैं। वहीं अहिल्या जी आस पड़ोस को गिफ्ट्स देकर आ रही थी कि तभी उन्हें पीछे से आवाज़ आती है दीदी ... जिसे सुनकर अहिल्या जी शॉक हो जाती है और ना चाहते हुए भी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। 143 भाई बहन। अब आगे सब लोग दिवाली अच्छे से मना रहे थे, जहां ऋषि जी, भाव्या, शिवी और वृषांक पटाखे फोड़ने में बिजी थे। वहीं अहिल्या जी आस पड़ोस को गिफ्ट्स दे रही थी। वो अभी एक घर से गिफ्ट्स देखकर घर आ ही रही थी कि तभी उन्हें पीछे से आवाज़ आती है कैसी हो दीदी ... ये आवाज़ सुनकर अहिल्या जी हैरान हो जाती है और उनके आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। वहीं ये आवाज़ सुनकर सारे लोग उस तरफ देखने लगते हैं जहां उन्हें हर्षवर्धन जी खड़े दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर सबके अलग अलग रिएक्शन थे, जहां ऋषि जी और शिवी उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहे थे। वहीं भाव्या उन्हें यहां देखकर ये समझने की कोशिश कर रही थी आखिर अंकल ने मां को दीदी क्यों कहा। वहीं वृषांक ये सोच रहा था कि आखिर ये यहाँ क्या करने आए हैं, कहीं ये मेरी सच्चाई माँ पापा को बताने दे, वरना उनके सवालों के जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहीं अहिल्या जी आंखों में आंसू लिए पीछे मुड़ती है तो देखती है वहां हर्षवर्धन जी कुछ दूरी पर खड़े थे, उनके भी आंखों में आंसू थे। अहिल्या जी हर्षवर्धन जी को देखकर कहती हैं हर्षुम ... ये सुनने की देर थी, हर्षवर्धन जी भागकर अहिल्या जी के गले लग जाते हैं और बच्चों की तरह रोने लगते हैं। उन्हें इस तरह रोता देखकर न सिर्फ मिसेज सिंह बल्कि बाकी सब भी हैरान थे। वहीं अहिल्या जी हर्षवर्धन जी के सिर को सहलाते हुए कहती है तू रो क्या रहा है पगले, बस कर वरना सब देखकर क्या कहेंगे। ये सुनकर हर्षवर्धन जी रोते हुए कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, आप कहाँ चली गई थी दीदी, मैंने आपको कितना ढूंढा। ये सुनकर अहिल्या जी उसे अलग करते हुए कहती है मैं तो यही थी हर्षू, बस तेरे जाने के बाद मेरी शादी हो गई और मैं यहाँ चली आई। फिर वापस उसे चुप कराते हुए कहती है अच्छा चल अब चुप हो जा, इतना अमीर और बड़ा आदमी रोते हुए अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर हर्षवर्धन जी कहते हैं मैं कितना भी बड़ा और अमीर क्यों ना हो जाऊं, रहूंगा तो आपका हर्षू ही ना। ये सुनकर अहिल्या जी मुस्कुरा देती है और कहती है अच्छा ठीक है चलो अब अंदर चलो। फिर उसे देखते हुए कहती है और ये क्या हाल बना रखा है अपना, कितना दुबला हो गया है तू, तेरी पत्नी तुझे खाने को नहीं देती क्या? ये सुनकर हर्षवर्धन जी मुस्कुराते हुए कहते हैं क्या दीदी कहाँ पतला हूँ, देखो इतना तो मोटा हूँ।
ये सुनकर अहिल्या जी उन्हें डांटते हुए कहती है, हट पगले, तुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे सब पता है। फिर हर्षवर्धन जी मिसेज सिंह को आगे करते हुए कहते हैं, दीदी ये शालिनी ये मेरी। हर्षवर्धन जी बात बीच में ही काटते हुए अहिल्या जी कहती है, जानती हूँ तुम्हारी बीवी है, तुम दोनों को कई बार देखा है टीवी पर। ये सुनकर शालिनी जी अहिल्या जी के पैर छूती है, जिसे देखकर अहिल्या जी उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहती है, सदा सुहागन रहो। वो लोग अपने में ही लगे हुए थे, ये भूल कर कि कुछ दूरी पर खड़े लोग उन्हें देखकर वहां क्या चल रहा है समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद अहिल्या जी हर्षवर्धन और शालिनी जी को अंदर ले जाने लगती है तो देखती है सब उन्हें ही देख रहे हैं, जिसे देखकर अब उन्हें याद आता है कि उन्होंने हर्षवर्धन जी का परिचय तो किसी से करवाया ही नहीं। वो आगे आकर ऋषि जी के कहती है, सुनिए, मैं आपको बताती थी ना कि मेरा भी एक भाई है जिसे मैं बहुत प्यार करती थी। फिर हर्षवर्धन जी को आगे करते हुए कहती है, ये है हर्षम मेरा मतलब हर्षवर्धन, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। ये सुनकर ऋषि जी चौंक जाते हैं और कहते हैं, इसका मतलब जब तुम टीवी पर इन्हें देखकर कहती थी कि ये तुम्हारा भाई है तो तुम सच कहती थी। ये सुनकर अहिल्या जी मुस्कुराने लगती है और कहती है, और नहीं तो क्या आप ही मेरी बात को मजाक समझते थे। वहीं हर्षवर्धन जी ऋषि जी का पैर छूते हैं, जिसे देखकर ऋषि जी कहते हैं, अरे ये आप क्या कर रहे हैं इतने बड़े आदमी होकर। उनकी बात बीच में काटते हुए हर्षवर्धन जी कहते हैं, अपने जीजा जी के पैर छू रहा हूं और क्या, और भले ही मैं कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाऊं, लेकिन आपका पद तो हमेशा ही मुझसे बड़ा रहेगा ना जीजा जी। जिसके बाद अहिल्या जी हर्षवर्धन जी को शिवी से मिलवाते हुए कहती है, हर्षू ये शिवी मेरी बेटी। ये सुनकर हर्षवर्धन जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरी भांजी कितनी प्यारी है। हेलो शिवी बच्चे, मैं आपका मामा हूँ। ये सुनकर शिवी उनका पैर छूने जाती है तो हर्षवर्धन जी तुरंत उसे रोक देते हैं और कहते हैं, बेटा मामा के पैर नहीं छुए जाते। जिसे सुनकर शिवी मुस्कुरा देती है और उनके गले लग जाती है। तभी वहां भाव्या आते हुए कहती है, अंकल आप यहाँ, और माँ आपकी बहन है, आपने कभी बताया नहीं। वहीं हर्षवर्धन जी भाव्या को वहां देखकर चौंक जाते हैं और हैरानी से कहते हैं, अरे प्रिंसेस आप यहाँ आप यहाँ क्या कर रही हैं। जिस पर भाव्या कहती है, अंकल मैं तो यहाँ विशी के साथ आई हूँ। वहीं अहिल्या जी भाव्या से पूछती है, भाव्या बेटा आप इन्हें जानती हो। जिस पर हर्षवर्धन जी कहते हैं, दीदी मैं आपको हमेशा बताता था मेरे एक दोस्त के बारे में, भावेश। ये सुनकर अहिल्या जी कहती, हाँ वही ना, जो तेरा हर अच्छे बुरे काम में साथ देता था। ये सुनकर हर्षवर्धन जी कहते हैं, जी ये उसी की बेटी है। ये सुनकर अहिल्या जी मुस्कुराने लगती है। वहीं अब हर्षवर्धन जी की नज़र वृषांक पर पड़ती है, जिसे देखकर उन्हें सिल्वर की कही हर बात याद आ जाती है। वहीं अहिल्या जी हर्षवर्धन जी को वृषांक को देखता पाकर कहती है, हर्षू ये है मेरा बड़ा बेटा वृषांक। ये सुनकर हर्षवर्धन जी सीरियस होते हुए कहते हैं, हाँ दीदी जानता हूँ, इसे मैं मिल चुका हूँ इससे, लेकिन तब इसके बारे में जानता नहीं था। हर्षवर्धन जी की बातें वृषांक को किसी खतरे का आभास करा रही थी, जिसे वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हर्षवर्धन जी ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। वहीं हर्षवर्धन जी वृषांक से कहते हैं, अपने मामा से नहीं मिलोगे भांजे। ये सुनकर वृषांक उनके पास जाता है तो अहिल्या जी वृषांक से कहती है, विशी ये तुम्हारे मामा हैं, मैं हमेशा बताती थी ना अपने भाई के बारे में, ये वही हैं। फिर हर्षवर्धन जी से कहती है, तुम्हें पता है हर्षू, विशी ने पढ़ाई के साथ साथ कमाने भी लगा, बहुत बड़ा हो गया है अपना विशी। ये सुनकर हर्षवर्धन जी वृषांक को देखते हुए कहते हैं, हाँ दीदी वाकई में बहुत बड़ा हो गया है विशी, शायद कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। हर्षवर्धन जी बातें सुनकर वृषांक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हर्षवर्धन जी को हो क्या गया है। वहीं अहिल्या जी सबसे कहती है, अच्छा आप सब लोग अंदर चलो। जिस पर हर्षवर्धन जी कहते हैं, आप सबको अंदर लेकर चलो दीदी, मुझे अपने भांजे से कुछ बातें करनी है। ये सुनकर अहिल्या जी मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है तुम मामा भांजे बातें करो, मैं बाकी सबको अंदर ले जाती हूँ, लेकिन तुम लोग भी जल्दी आना, आज मैंने तेरी फेवरेट खीर बनाई हर्षू। ये सुनकर हर्षवर्धन जी कहती है, ठीक है दीदी हम लोग आते हैं। ये सुनकर सब लोग अंदर चले जाते हैं। वहीं हर्षवर्धन जी अभी भी वृषांक को घूरे ही जा रहे थे। ये देखकर वृषांक पूछता है, क्या बात है अंकल, आपको मुझसे क्या बात करनी है। जिसे पर हर्षवर्धन जी कहते हैं, भांजे ये तो तू बताएगा ना, शायद तेरे पास बहुत कुछ है मुझे बताने और समझाने के लिए। मैं दीदी के सामने कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे सच जानना है। वृषांक ये सब क्या है तुम्हारे बारे में, दीदी और जीजा जी को भी नहीं पता है कुछ क्यों, और आखिर तुम्हारे पास रातों रात इतने पैसा कहाँ से आए, मुझे सब जानना है वृषांक, और सिर्फ सच सुनना है मुझे। ये सुनकर वृषांक समझ जाता है कि हर्षवर्धन जी को उसके बारे में पता चल चुका है। 144 इशारों में। ये सुनकर हर्षवर्धन जी कहते, दिमाग तो कह रहा है तुम पर यकीन ना करूं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल इस बात की गवाही नहीं दे रहा कि तुम गलत हो। फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, ठीक है मैं इंतजार करूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो तुमने अभी मेरा अच्छा और सच्चा ही रूप देखा, मुझे मेरे दूसरे रूप में आने पर मजबूर मत करना। ये सुनकर वृषांक कहता है, जी अंकल। ये सुनकर हर्षवर्धन जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बच्चे अब मैं तुम्हारा अंकल नहीं मामा हूं, तो मुझे मामा ही कहो समझे। ये सुनकर वृषांक भी मुस्कुरा देता है और कहता है, ठीक है मामा। जिसे बाद हर्षवर्धन जी कहते हैं, चल अब अंदर चलते हैं वरना दीदी बाहर ही आ जाएगी। जिसके बाद दोनों लोग अंदर चले जाते हैं, जहां अहिल्या जी उन्हें आता देखकर कहती है, आ गए तुम दोनों, ऐसी भी क्या बात हो रही थी मामा भांजे में जो इतनी देर लग गई। जिस पर हर्षवर्धन जी कहते हैं, कुछ नहीं दीदी, पर कुछ बातें थी जिन्हें पूछना जरूरी था।
बस वही कर रहे थे। ये सुनकर अहिल्या जी कहती है पता नहीं क्या बोल रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। खैर चलो आओ बैठो, खाना तैयार है। जिसके बाद सब लोग खाने बैठ जाते हैं। जहां हंसी मजाक करते हुए सब खाना खाने में बिजी थी कि तभी अहिल्या जी हर्षवर्धन जी के सामने खीर की कटोरी रख देती है, जिसे देखकर हर्षवर्धन जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं दीदी आपको याद था। जिसे सुनकर अहिल्या जी कहती है तेरी हर बात याद है मुझे, ये भी कि तुझे खीर बहुत पसंद है। ये सुनकर हर्षवर्धन जी कहते हैं दीदी आज भी अपने हाथों से ही खिलाओ ना, जैसे पहले खिलाती थी। ये सुनकर अहिल्या जी मुस्कुराते हुए इतना बड़ा हो गया है फिर भी बच्चों जैसी बातें करता है। ये सुनकर हर्षवर्धन जी बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए कहते हैं मैं चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाऊं लेकिन आपके लिए तो आपका हर्षू ही रहूंगा ना। ये सुनकर अहिल्या जी मुस्कुराने लगती है और उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है। अब आज तक कभी ऐसा हुआ है कि जब अपने माँ बाप की अटेंशन किसी दूसरे को मिलने लगे और बच्चों को जलन ना हुई हो, तो यहाँ कैसे हो सकता है। वृषांक ये देख कर मुंह बनाते हुए कहता है माँ शायद आप भूल रही हो कि मैं आपका बेटा हूँ, आपको मुझे खिलाना चाहिए। ये सुनकर अहिल्या जी कहती है जानती है बेटा जी, लेकिन हर लड़की के लिए उसके मायके वाले हमेशा ज्यादा अजीज होते हैं, समझा, अब चुपचाप अपना खाना खाओ। ये सुनकर वृषांक का मुंह बन जाता है। वहीं हर्षवर्धन जी उसे चिढ़ाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऋषि जी तो पहले से ही शिवी और भाव्या की तरफ ध्यान दे रहे थे। ये देखकर वृषांक कहता है हद है यार, मेरी तो कोई कद्र ही नहीं है इस घर में। ये सुनकर अहिली जी और ऋषि जी मुस्कुराने लगते हैं। तभी शालिनी जी कहती है कोई बात नहीं वृषांक, मैं हूं ना, मेरे हाथ से नहीं खाओगे। ये सुनकर वृषांक के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है और शालिनी जी तरफ घूमकर कहता है बस एक आप ही है जिसे मेरी इतनी फिक्र है और क्यों नहीं खाऊंगा। जिसके बाद शालिनी जी उसे खिलाने लगती है तो वो अपनी अंगूठा दिखाकर सबको चिढ़ाता है, जिसे देखकर सब हंस देते हैं। अहिल्या जी हर्षवर्धन जी को खिलाते हुए पूछती है हर्षू तुम्हारा बेटा नहीं आया। अहिल्या जी के मुंह से कुछ देर बाद सब खाना खाकर हॉल में बैठ जाते हैं और बातें करने लगती है। तभी अहिल्या जी कटरी में तेल लेकर आते हुए कहती है हर्ष चल इधर आ, तेरे सिर पर तेल रख दूं। ये सुनकर हर्षवर्धन जी मुंह बना लेते हैं और कहते हैं दीदी यार अब मैं बच्चा थोड़ी हूँ जो मेरी सिर पर तेल रखोगी। ये सुनकर अहिल्या जी कहती है चुप कर, तू अपने बाल देखे हैं कैसे हो गए हैं, इनका जरा भी ख्याल नहीं रखता, देख कुछ बाल तो सफ़ेद होने भी शुरू हो गए हैं। ये सुनकर भी हर्षवर्धन जी कहते हैं मैं नहीं आ रहा, मुझे बालों में तेल लगवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर अहिल्या जी उन्हें घूरते हुए कहती है तू आता है या फिर मैं आऊँ वहाँ। ये सुनकर हर्षवर्धन जी डर जाते हैं और करते हैं नहीं नहीं आप मत आओ, मैं ही आ जाता हूँ। उन्हें डरता देखकर शालिनी जी और वृषांक मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। हर्षवर्धन जी आकर नीचे बैठ जाते हैं और अहिल्या जी उनके बालों में तेल लगाने लगती है, जिसे देखकर वृषांक भी कहता है मामी मुझे भी बालों में तेल लगवाना है। ये सुनकर शालिनी जी कहती है ठीक है मैं अभी आई। ये बोलकर वो भी तेल लाकर वृषांक के बालों में लगाने लगती हैं। वहीं वृषांक की नज़र भाव्या लगातार बनी हुई थी। वहीं भाव्या भी छुप छुप कर वृषांक को देख रही थी। दोनों लोग ही आंखों आंखों में बातें कर रहे थे। ये सब करके वृषांक को अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। यूँ इस तरह इशारों इशारों में बातें करना, ये ब्यूटीफुल फीलिंग सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी प्यार किया हो। लेकिन कोई था जिसकी नज़र वृषांक और भाव्या के चल रहे इशारों इशारों के खेल पर थी। तो क्या होगा आगे, क्या सच में इस बार वृषांक हर्षवर्धन जी को अपनी सच्चाई बता देगा और आखिर कौन है वो जिसकी नज़र वृषांक और भाव्या पर थी। 145 महेंद्र बर्मन। अब आगे वृषांक और भाव्या इशारों इशारों में ही बातें कर रहे थे, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि कोई है जो उन्हें ये करते हुए देख रहा है। और वो और कोई नहीं बल्कि हर्षवर्धन जी ही थे, जो ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें अपने जवानी के दिन याद आ गए जब वो भी शालिनी जी से ऐसे ही इशारों इशारों में बात किया करते थे और ये सिलसिला आज तक चला आ रहा है। उन्हें देखते हुए हर्षवर्धन जी अहिल्या जी से पूछते हैं दीदी आपको भाव्या कैसी लगती है। ये सुनकर अहिल्या जी मुस्कुराते हुए कहती है भाव्या ... वो तो बहुत ही अच्छी बच्ची है, हमेशा सबका ख्याल रखती है, हंसमुख है और समझदार भी, और तो और उसमें वो सारे गुण हैं जो मुझे मेरे बहू में चाहिए, इसलिए बहू तो मेरी भाव्या ही बनेगी। ये सुनकर हर्षवर्धन जी चौंक जाते हैं और पीछे मुड़कर हैरानी से कहते हैं दीदी आपको पता है भाव्या और वृषांक एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सुनकर अहिल्या जी वापस हर्षवर्धन जी के सिर की चंपी करते हुए कहती है वृषांक मेरे बेटा है, हर्षू मेरी आंखों से कुछ नहीं छिपता, मैं वो भी देख लेती हूँ जो वो नहीं कहता। फिर उसने तो मुझे खुद बताया कि वो भाव्या को पसंद करता है, लेकिन ... ये सुनकर हर्षवर्धन जी कहते हैं लेकिन क्या दीदी। जिस पर अहिल्या जी कहती है हर्षू तू तो जानता है हमारे घर की हालत कैसी है, और ये भी कि भाव्या कितने अमीर घर से आती है, और भले ही वृषांक चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले लेकिन कभी भाव्या के पापा की बराबरी तो नहीं कर पाएगा। तो बस यही सोचकर डर लगता है कि कहीं उन्होंने वृषांक के लिए मना कर दिया तो तब क्या होगा। ये सुनकर हर्षवर्धन जी कहते हैं दीदी आप भी ना, ये भी कोई सोचने की बात है, मैं अपने दोस्त को जानता हूँ, उसे स्टेटस से ज़्यादा लोगों की काबिलियत पर भरोसा है। फिर वृषांक को देखते हुए कहते हैं और वृषांक की काबिलियत आने वाले समय में भावेश तो क्या पूरा देश देखा। फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं और वैसे भी तुम उस बात की चिंता मत कर कि भावेश इस रिश्ते के लिए मना कर देगा। ये सुनकर अहिल्या जी पूछती है तुझे इतना यकीन कैसे है। जिस पर हर्षवर्धन जी कहते हैं दीदी क्योंकि जो बात आपको पता है तो क्या भावेश जैसे इंसान को नहीं पता होगी, आखिर उसकी बेटी की जिंदगी का सवाल है।
असल में मुझे इन दोनों के बारे में उसी ने बताया था। पहले तो मैं भाव्या को अपनी तन्मय के लिए पसंद कर रहा था, लेकिन उसने ही बताया कि उसने भाव्या के लिए वृषांक को चुन लिया है। वो बस वृषांक के सेटल होने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही वृषांक सेटल हो जाएगा वो खुद आपसे आकर बात करेगा। ये सुनकर अहिल्या जी के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जब से वृषांक ने ये बताया था कि वो भाव्या को पसंद करता है, तब से ही अहिल्या जी के मन में ये डर था कि कहीं भाव्य पिता इस रिश्ते के लिए मना ना कर दे। लेकिन हर्षवर्धन की बात सुनकर उनका ये डर भी चलाया। वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश थी। जहाँ ये लोग खुशी खुशी दिवाली मना रहे थे, वहीं कोई और भी था जिसकी दिवाली में इस बार खुश नहीं बल्कि परेशान था। और ये और कोई नहीं बल्कि राकेश बजाज ही था, जो अपने हर प्रोजेक्ट लगभग गंवाते जा रहा था, जिससे अब वो काफ़ी गुस्से में रहने लगा था। वो हॉल में बैठा शराब पी रहा था कि तभी वहाँ निशा आ गई। राकेश को देखकर वो उनके पास जाकर बैठी और पूछी, पापा आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? ये सुनकर राकेश गुस्से से करता है, भजन कर रहा हूँ, आओ तुम भी करो। फिर चीड़ कर कहता है, अरे दिखाई नहीं देता, शराब पी रहा हूँ। पिछले कुछ महीनों से जिंदगी झंड हो रखी है, एक बाद एक प्रोजेक्ट हाथ से निकलते जा रहे हैं। फिर गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, और ये सब हो रहा है उस कमीने विशाल और उसके उस मालिक की वजह से, जिसका अभी तक कोई पता ही नहीं लगा पाया। ये सुनकर निशा भी वहीं बैठ जाती है और चिंतित स्वर के कहती है, आपने सही कहा पापा, कंपनी की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही है, लेकिन अब इस हालत से निकलने का कोई उपाय भी नजर नहीं आ रहा। ये सुनकर राकेश अपनी शराब की ग्लास खाली करते हुए कहता है, नहीं बेटी, अभी भी एक रास्ता है। ये सुनकर निशा पूछती है, कौन सा रास्ता पापा? जिस पर राकेश कहता है, महेंद्र बर्मन, उसके प्रोजेक्ट का कोटेशन 2 दिन बाद खुलने वाला है। अगर वो प्रोजेक्ट हमें मिल गया ना, तो एक ही झटके में हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। महेंद्र बर्मन का नाम सुनकर निशा कहती है, पापा आपकी बात तो सही, लेकिन आप जानते हैं ना, ये बर्मन्स कुछ ठीक लोग नहीं है, इनके कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से हैं। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हम इसने नहीं निपट पाएंगे। ये सुनकर राकेश शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है, उसकी चिंता तुम मत करो बेटी, इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं वहां लोग अपनी पूरी जिंदगी मेहनत कर करके पहुंचते, लेकिन मैं लोगों की लाशों पर चढ़ कर यहाँ पहुंचा हूँ। अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो उसके लिए भी मेरे पास प्लान है, लेकिन बस हमें ये प्रोजेक्ट किसी तरह से मिल जाए। ये सुनकर निशा खुश होते हुए कहती है, बिल्कुल पापा, ये प्रोजेक्ट आपको ही मिलेगा। फिर शर्माते हुए कहती है, पापा वो मैं सोच रही थी, मतलब मैं और समीर सोच रहे थे कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, तो आपका क्या करना है इस पर पापा? ये सुनकर राकेश मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छी बात है, वैसे भी तुम्हारी शादी से हमें भी काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि तब हमें समीर की फैमिली का भी सपोर्ट मिल जाएगा। अब राकेश को कौन बताए कि वो जिस स्पोर्ट की बात कर रहा है वो खुद ही उसके स्पोर्ट पर जी रहे हैं। खैर आगे क्या होगा अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं दूसरी तरफ उज्जैन में सब लोग कुछ देर बाद सोने चले जाते हैं, जहां आज हर्षवर्धन जी और अहिल्या जी दोनों ही आज काफ़ी सालों बाद मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे, जिसे देखकर ऋषि जी और वृषांक भी काफ़ी खुश थे। ऋषि जी जानते थे कि अहिल्या जी अपने भाई को कितना ज़्यादा मिस करती थी, लेकिन उनकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर उससे मिल सके, क्योंकि उन्हें डर था कि कभी दौलत पाकर उनका भाई भी औरों जैसा हो गया होगा तो वो नहीं चाहती थी कि उनके दिल को ठेस पहुंचे, इसलिए उन्होंने दूर से ही उसे देखकर खुश रहने का मन बना लिया था। लेकिन आज अपने भाई को पहले जैसा पाकर अहिल्या जी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। अगले दिन सब काफ़ी देर से उठे, क्योंकि रात को सब काफ़ी ज़्यादा थक से गए थे, जिसके बाद सबने उठकर नाश्ता किया और वापस से लग गए बातों में। यही सिलसिला 2 दिन तक चलता रहा, जब तक हर्षवर्धन जी वहां रहे। 2 दिन बाद भाई दूज मनाकर वो वापस जा रहे थे, जिसे देखकर अहिल्या जी काफ़ी ज़्यादा उदास थी। ये देखकर हर्षवर्धन जी कहते हैं, दीदी आप उदास मत हो, अब तो मेरा आना जाना लगा ही रहेगा और बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर मैं वृषांक से कहूँगा कि वो आप लोगों को कभी वहीं बुला ले। तब तक तो जीजा जी भी रिटायर हो जाएंगे, तब तो आप लोग आराम से वहाँ आ सकती हो, जिसके बाद हम सब साथ मिलकर रहेंगे। ये सुनकर अहिल्या जी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है, जिसके बाद हर्षवर्धन जी वृषांक के पास जाते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, वृषांक जल्दी आना, मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा, क्योंकि अभी मेरे सवालों के जवाब तुमने दिए नहीं है। ये सुनकर वृषांक कहता है, जी मामा जी, मैं भी यहाँ से कल या शायद परसों निकलूंगा। ये सुनकर हर्षवर्धन जी कहते हैं, ठीक है मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। उन्हें विदा कर सब लोग अंदर ही जा रहे होते हैं कि तभी वृषांक का फ़ोन बजता है, जिसे देखकर वृषांक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो क्या होगा आगे और किसका फ़ोन था जिसे देखकर वृषांक मुस्कुरा रहा था, और क्या प्लान है राकेश के पास बर्मन से बचने का? 146 महेंद्र की धमकी। अब आगे हर्षवर्धन जी वृषांक को जल्दी वापस आने का कहकर वहां से निकल जाते हैं, जिसे देखकर सब लोग अंदर जाने लगते हैं। तभी वृषांक का फ़ोन बजता है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वो सबसे कहता है, आप लोग अंदर चलो, मैं ज़रा बात करके आता हूँ। ये बोलकर वो कुछ दूर चला जाता है, जहाँ जाकर वो फ़ोन उठाता है और कहता है, हाँ विशाल बोलो क्या बात है? जिस पर विशाल कहता है, सर आज महेंद्र बर्मन वाले प्रोजेक्ट की कोटेशन ओपन होनी है, हमें आगे क्या करना है? ये सुनकर वृषांक को याद आता है कि हाँ आज तो कोटेशन ओपन होने का दिन है। ये याद आते ही वृषांक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और वो विशाल से कहता है, कुछ नहीं, बस अभी कुछ ही देर में तुम महेंद्र बर्मन की कंपनी में फ़ोन करके कहोगे कि हमारी कंपनी ने कुछ परेशानी चल रही है, जिसकी वजह से हम ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे, और अपना नाम वापस ले लो।
ये सुनकर विशाल को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वृषांक ऐसा क्यों करने को बोल रहा है। वो वृषांक से पूछता है, सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब हमें शुरू से यही ये प्रोजेक्ट करना ही नहीं था तो हम लोगों ने कोटेशन ही क्यों डाली, इससे तो हमारी कंपनी का नाम ही खराब होगा ना सर। जिस पर वृषांक कहता है, कभी कभी कुछ बड़ा करने के लिए कुछ नुकसान उठाने पड़ते हैं, लेकिन सर इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा। जिस पर वृषांक कहता है, विशाल तुम समझे नहीं, अगर हम इस प्रोजेक्ट के लिए कोटेशन नहीं भरते तो राकेश को शक हो जाता है कि हम जरूर कुछ प्लान कर रहे हैं और वो सतर्क हो जाता है और हो सकता है वो कोटेशन ही ना भरता। लेकिन जब हमने ऐसा किया तो ईगो में आकर उसने भी ऐसा ही किया। हॉल की उसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं श्योर होना चाहता था। अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा और ये प्रोजेक्ट उसका हो जाएगा जैसा कि हम चाहते थे। ये सुनकर विशाल कहता है, कमाल का प्लान है सर आपका। वैसे सर मैं ये कह रहा था कि मार्ग के आदमियों ने राकेश के सारे गैरकानूनी कामों के सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, उनका हमें क्या करना है। जिस पर वृषांक कहता है, उन्हें अपने पास रखो, जैसा हमने सोचा था हम वैसा ही करेंगे। ये सुनकर विशाल कहता है, ठीक है सर जैसा आप कहें। ये बोलकर वो फ़ोन रख देता है। वहीं वृषांक अपने आप से कहता है, राकेश बजाज अब देखता हूँ तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। ये बोलकर वो घर के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ विशाल वृषांक के कहे के मुताबिक कुछ ही देर बाद महेंद्र बर्मन की कंपनी में फ़ोन करके ये कह देता है कि वो ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाएगा। जिसे सुनकर महेंद्र बर्मन का सेक्रेटरी कुछ नाराज तो होता है, लेकिन फिर विशाल के समझाने पर मान जाता है और उनका नाम लिस्ट से काट देता है और अपने आप से कहता है, मुझे जाकर ये खबर बर्मन सर को देनी होगी। ये सोच वो उनके कैबिन की ओर निकल देता है। एक कैबिन में एक आदमी अपने घुटनों पर बैठे हुए सामने वाले आदमी से अपनी जान की भीख मांगते हुए कहता है, सर मुझे माफ़ कर दीजिए सर, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। ये सुनकर सामने बैठा आदमी, जो कि लगभग 50-55 साल का होगा, चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट लिए हुए अपने कुत्ते को खिला रहा था। उसके चेहरे से देखकर कोई नहीं बता सकता था ये वही आदमी है जिसके नाम से अंडरवर्ल्ड भी कांपता है, और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि महेंद्र बर्मन ही था। वो अपने कुत्ते को खिलाते हुए कहता है, तू जानता है कुंदन की हमारी लाइन में सब कुछ भरोसा ही होता है, जो एक बार टूट गया तो दोबारा कभी नहीं जुड़ता है। और मैं ये मानना है कि एक बार दी गई माफ़ी उस इंसान को दूसरी गलती करने का न्योता देती है, और मैं उनमें से नहीं हूँ जो गलतियाँ करते हैं। फिर तूने सोचा भी कैसे कि तू हमसे गद्दारी करके बच जाएगा। महेंद्र के ये कहते ही उनका एक बॉडीगार्ड कुंदन के गले में रस्सी डालकर उसका गला घोंट देता है, जिससे कुछ ही देर में वो भगवान को प्यारा हो जाता है। वहीं अब तक महेंद्र का सेक्रेटरी भी वहां आ चुका था। उसने भी ये सब देख लिया था, लेकिन उसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, मानो उसके लिए ये सब आम बात हो। वो कुंदन की लाश को इग्नोर कर महेंद्र के पास आता है और कहता है, सर मुझे आपको एक बात बतानी है। ये सुनकर महेंद्र कहता है, क्या बात है। जिस पर उसका सेक्रेटरी कहता है, सर अभी आर.पी. कंपनी के CEO विशाल का फ़ोन आया था कि उनके कंपनी में कुछ परेशान चल रही है, जिसकी वजह से वो अपना नाम हमारे प्रोजेक्ट से वापस ले रहे हैं। ये सुनकर महेंद्र पूछता है, आर.पी. कंपनी, ये कौन सी कंपनी है। जिस पर उसका सेक्रेटरी कहता है, सर ये कंपनी अभी हाल ही में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है और इसी ने हर्षवर्धन जी के उस रिसोर्ट वाले प्रोजेक्ट को हासिल किया था। ये सुनकर महेंद्र कहता है, अच्छा तो ये वो आर.पी. कंपनी है। खैर कोई बात नहीं, वैसे भी हमारे लिए ये सब लोग कोई मायने नहीं रखते। ये सुनकर सेक्रेटरी कहता है, ओके सर अब से कुछ ही देर बाद कोटेशन ओपन होगा। ये सुनकर महेंद्र कहता है, ठीक है, जब जाना हो हमें बता देना। ये बोलकर महेंद्र अपने काम में बिजी हो जाता है। कुछ ही देर में सब कॉन्फ्रेंस हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं, जहां राकेश विशाल को ना पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसे ये पता चलता है कि विशाल ने अपना नाम इस प्रोजेक्ट से वापस ले लिया है। फिर तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। कुछ ही देर में महेंद्र भी वहां आ जाता है और मीटिंग शुरू हो जाती है, जहां सब अपना अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। और जैसा कि वृषांक ने सोचा था, ये प्रोजेक्ट राकेश को ही मिलता है। ये देखकर राकेश के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ पड़ती है और वो अपने मन में सोचता है, विशाल अब तो देख मैं कैसे तेरा सब कुछ तुझसे छीन लूंगा। कुछ ही देर में सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है, जिसके बाद महेंद्र का सेक्रेटरी राकेश के पास आकर कहता है, राकेश सर आपको महेंद्र सर ने अपने कैबिन में बुलाया है। ये सुनकर राकेश महेंद्र से मिलने उसके कैबिन में चला जाता है, जहां वो सामने का नज़ारा देखकर अंदर तक हिल जाता है, क्योंकि सामने पूरी फर्श पर खून ही खून था, जो कि कुछ देर पहले कुंदन को टॉर्चर करते वक्त बहा था। ये देखकर राकेश को महेंद्र की क्रूरता का अंदाजा हो जाता है। ये देखकर वो अंदर से छोड़ा डर जाता है, लेकिन वो ये डर अपने चेहरे पर नहीं आने देता। वहीं महेंद्र राकेश को देखकर कहता है, ओह मिस्टर राकेश आइए बैठिए। जिसे सुनकर राकेश वहां बैठ जाता है तो महेंद्र राकेश से कहता है, तो क्या लेंगे आप, चाय या कॉफ़ी। जिस पर राकेश कहता है, जी शुक्रिया, लेकिन मैं कुछ भी नहीं लूँगा। ये सुनकर महेंद्र मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, तो फाइनली ये प्रोजेक्ट आपको मिला है, कैसा लग रहा है आपको। ये सुनकर राकेश कहता है, सर अच्छा लग रहा है। ये सुनकर महेंद्र कहता है, अच्छा लगना ही चाहिए, आखिर प्रोजेक्ट किसका है। लेकिन फिर तुरंत ही सीरियस होते हुए कहता है, वैसे मैंने आपको बारे में बहुत कुछ सुना है मिस्टर राकेश, ये भी कि आप कैसे काम करते हैं और ये भी कि आप क्या काम करते हैं।
ये सुनकर राकेश के चेहरे की हंसी गायब हो जाती है और वो कुछ नहीं कह पाता। वहीं महेंद्र आगे कहता है, देखिए मिस्टर राकेश, मैं सीधी बात करता हूँ, मुझे आपके काम से कोई मतलब नहीं, लेकिन जो आपने हर्षवर्धन जी के साथ करना चाहता था, अगर आपने मेरे साथ करने की सोची तो हर्षवर्धन जी तो बहुत सीधे आदमी हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं सीधा आदमी नहीं हूँ। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अंडरवर्ल्ड में होते हुए भी मैं कभी अपने बिजनेस पर इसकी आंच तक नहीं आने दी, तो मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप कुछ भी करें, इससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन मेरे प्रोजेक्ट पर आपके काम का असर नहीं पड़ना चाहिए, वरना उसके बाद आप जो असर होगा उसे आप सह नहीं पाएंगे। ये सुनकर राकेश डर जाता है और हकलाते हुए कहता है, जी महेंद्र जी, जैसा आप कहें। ये सुनकर महेंद्र कहता है, ठीक है, अब आप जा सकते हैं और प्रोजेक्ट की तैयारी कीजिए। ये सुनकर राकेश फौरन वहां से निकल जाता है और बाहर आकर एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, साला पूरा पागल ही आदमी है, मुझे डराने चला था। ये बोलकर वो वहां से निकल जाता है। वहीं उज्जैन में वृषांक अपने परिवार के साथ बैठकर लंच कर रहा था जब वृषांक के फ़ोन पर मैसेज आता है, जिसे ओपन करके वृषांक देखता है तो वो मैसेज विशाल का था, जिसने लिखा था, प्लान सक्सेसफुल। ये देखकर वृषांक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो अपना फ़ोन वापस रखकर अपने परिवार के साथ खाना खाने में बिजी हो जाता है। 147 कंगन। अब आगे वृषांक विशाल का मैसेज देखकर मुस्कुराने लगता है और अपने मन में कहता है, फंस गई मछली जाल में। राकेश बजाज, अब देखता हूं तू मुझसे कैसे बचता है। ये सोचकर वो सबके साथ वापस से खाना खाने लगता है। 2-3 दिन अपने घर में सबके साथ वक्त बिताने के बाद वृषांक को अब वहां से निकलना था, क्योंकि काम का काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था। ये सुनकर अहिल्या जी और ऋषि जी मायूस हो जाते हैं, जिसे देखकर वृषांक कहता है, अरे माँ पापा, आप लोग दुखी क्यों हो रहे हैं? मैं कौन सा लंदन जा रहा हूँ जहाँ आप लोग नहीं आ पाएंगे, इंदौर ही तो जा रहा हूँ। ये सुनकर अहिल्या जी कहती है, तुम हम दोनों का दुख नहीं समझोगे ऋषि, जब तुम पेरेंट्स बनोगे तब तुम्हें हमारा दुख समझ आएगा। ये सुनकर वृषांक कहता है, ठीक है माँ, लेकिन अभी आप लोग ऐसे दुखी मत होइए वरना मैं जा नहीं पाऊंगा। ये सुनकर अहिल्या जी और ऋषि जी मुस्कुरा देते हैं। वृषांक वहां से अपने रूम में चला जाता है, जिसके बाद अहिल्या जी ऋषि जी से कहती है, सुनिए भाव्या हमारे घर पहली बार आई है, हमें उसे कुछ देना चाहिए। ये सुनकर ऋषि जी कहते हैं, लेकिन हम उसे क्या दे सकते हैं? ये सुनकर अहिल्या जी कुछ सोचते हुए मुस्कुराती है और कहती है, मुझे पता है उसे क्या देना है। ये सुनकर ऋषि जी पूछते हैं, ऐसा क्या देने वाली है आप भाव्या को? ये सुनकर अहिल्या जी ऋषि जी के कानों में कुछ बताती है, जिसे सुनकर ऋषि जी कहते हैं, क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? जिस पर अहिल्या जी कहती है, मैं आपको बताया था ना, हर्षू ने क्या बताया था भावेश जी के बारे में कि उन्हें तो वृषांक पहले से ही पसंद है, तो हम जो कर रहे हैं वो सही है, इससे उन्हें भी पता चल जाएगा कि हमें भी उनकी बेटी भाव्या पसंद है। ये सुनकर ऋषि जी कहते हैं, आपको जैसा ठीक लगे कीजिए। ये सुन अहिल्या जी खुश होते हुए वहां से निकल जाती है। वहीं भाव्या जाने के नाम से ही कुछ उदास थी, उसे यहाँ आए ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन ना जाने क्यों उसे यहाँ सबसे एक जुड़ाव महसूस होने लगा था। वो बेमन से ही अपने कपड़े सूटकेस में रख रही थी, तभी वृषांक वहां से गुजरता है और भाव्या को उदास देकर उसके पास आ जाता है और उसे पीछे से हक करके पूछता है, क्या बात है, तुम कुछ उदास हो? किसी ने कुछ कहा क्या? वृषांक की बात सुनकर भाव्या बच्चों जैसे मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। ये सुनकर वृषांक के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए भाव्या के गले पर किस करते हुए कहता है, इसने उदास होने वाली क्या बात है? तुम्हारा जब मन हो मुझे बता देना, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ जाऊंगा। ये सुनकर भाव्या कहती है, फिर भी ना जाने क्यों माँ पापा शिवी, इन सब से एक अलग सा जुड़ाव हो गया है, मेरी इन सब को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। ये सुनकर वृषांक उसे अपनी साइड करके शरारती स्माइल करते हुए कहता है, क्या बात है मिस भाव्या, आपको सास ससुर नंद इतनी पसंद आ गई कि आपको उन्हें छोड़कर जाने का मन ही नहीं हो रहा? ये तो अजीब बात है, आजकल की बहुएं तो अपनी सास ससुर से हमेशा दूर ही भागती रहती है और नंद तो उनकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है, ऐसे में तुम्हें अपने सास ससुर और नंद प्यारे लगने लगे हैं। ये सुनकर भाव्या अपने आप को वृषांक से अलग कर कहती है, सास ससुर अगर माँ पापा जैसे हो तो कोई भाई बहू क्यों उनसे अलग रहना चाहेंगी? और शिवी जैसी नंद अगर हो तो उससे कोई दुश्मनी कैसे कर सकता है? उसकी तो शक्ल देखकर ही सारा गुस्सा उतर जाता है। ये सुनकर वृषांक को बहुत अच्छा लगा कि भाव्या उसके परिवार को इतना पसंद करती है, जिसके बाद वृषांक भाव्या को वापस से कमर से पकड़ते हुए कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें मेरे घर वाले इतने पसंद आए, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत जल्द ही इन सब के साथ हमेशा के लिए रहने वाली है, फिर तो कोई परेशानी नहीं होगी ना। ये सुनकर भाव्या शर्मा जाती है और वृषांक के हाथ पर चपत लगाते हुए कहती है, हटो बदमाश कहीं के, हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो, अब जाओ जाकर अपनी पैकिंग करो, समझे, हमें कल सुबह ही निकलना है। उसके चेहरे पर आई लाली देखकर वृषांक का दिल खुश हो जाता है और वो जल्दी से भाव्या के गालों पर किस कर लेता है और जब तक भाव्या कुछ समझ पाती वृषांक वहां से भाग जाता है। ये देखकर भाव्या पहले तो हैरान हो जाती है, लेकिन फिर मुस्कुराने लगती है और अपने आप से कहती है, पागल। अगले दिन सुबह ही वृषांक और भाव्या को निकलना था। सब सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं और पूजा कर नाश्ता करने लगते हैं। आज अहिल्या जी भाव्या और वृषांक को अपने हाथों से नाश्ता खिला रही थी। ये देखकर भाव्या और वृषांक दोनों ही भावुक हो जाते हैं। अब बारी थी वहां से निकलने की। ये देखकर अहिल्या जी जल्दी से भाव्या को अपने कंगन पहनाते हुए कहती है, बेटा ये लो।
कंगन देखकर भाव्या उन्हें मना करते हुए कहती है, माँ ये सब आप क्या कर रही है, ये सब आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका प्यार ही मेरे लिए काफ़ी है। ये सुनकर अहिल्या जी कहती है, ऐसा नहीं है बेटा, तुम हमारे यहाँ पहली बार आई हो तो हम तुम्हें खाली हाथ थोड़ी ना जाने देंगे, इसलिए ये तुम्हारे लिए, इसीलिए ये पहन लो, ये मुझे मेरी सास ने दिया था जब मैं शादी करके आई थी और अब मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। ये सुनकर भाव्या हैरान हो जाती है और हैरानी से कहती है, माँ आप। ये सुनकर अहिल्या जी मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे ऋषि ने सब बता दिया है, मुझे तो तुम पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी। अब बस उस दिन का इंतजार है जिस दिन तुम इस घर में बहू के रूप में आओगी। ये सुनकर भाव्या शर्मा जाती है और शर्माते हुए अहिल्या जी की पैर छूती है, जिसे देखकर अहिल्या जी उसे ढेर सारा आशीर्वाद देती है। जिसके बाद वृषांक और भाव्या वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में भाव्या अहिल्या जी दिए हुए कंगन को ध्यान से देख रही थी और उनकी बातें याद करके शर्मा रही थी। तभी वो वृषांक से पूछती है, क्या तुमने माँ को हमारे बारे में बता दिया था? ये सुनकर वृषांक कहता है, भाव्या वो माँ है, मेरे बिना कहे वो सब समझ जाती है, उन्होंने ही मुझसे पहले पूछा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या नहीं, जिसके बाद मैंने भी उन्हें सब बता दिया, वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? ये सुनकर भाव्या शर्माते हुए कहती है, माँ ने मुझे ये दिया है। जिसके बाद भाव्या अपने हाथ आगे कर देती है। वहीं वृषांक भाव्या के हाथ में अहिल्या जी का कंगन देखकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, हो तो माँ ने तुम्हें अपनी बहू ऑलरेडी मान लिया है, अब तो मुझे तुमसे ही शादी करनी होगी। ये सुनकर भाव्या वृषांक को घूरते हुए कहती है, तो तुम क्या किसी और से शादी करने वाले थे? ये सुन वृषांक शरारती मुस्कान लिए कहता है, मैंने सोचा तो था। इसके आगे वृषांक कुछ कहता उससे पहले भाव्या वृषांक को मारने लगती है और कहती है, मैं तुम्हें जान से मान दूंगी अगर तुमने मेरे अलावा किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो। ये सुनकर भाव्या शर्माते हुए कहती है, माँ ने मुझे ये दिया है। जिसके बाद भाव्या अपने हाथ आगे कर देती है। वहीं वृषांक भाव्या के हाथ में अहिल्या जी का कंगन देखकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, हो तो माँ ने तुम्हें अपनी बहू ऑलरेडी मान लिया है, अब तो मुझे तुमसे ही शादी करनी होगी। ये सुनकर भाव्या वृषांक को घूरते हुए कहती है, तो तुम क्या किसी और से शादी करने वाले थे? ये सुन वृषांक शरारती मुस्कान लिए कहता है, मैंने सोचा तो था। इसके आगे वृषांक कुछ कहता उससे पहले भाव्या वृषांक को मारने लगती है और कहती है, मैं तुम्हें जान से मान दूंगी अगर तुमने मेरे अलावा किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो। ये सुनकर वृषांक हंसने लगता है और कहता है, अरे मारो मत, मैं तो मजाक कर रहा था, वैसे भी तुम्हारे अलावा मुझे वैसे भी कोई नहीं दिखता है। ये सुनकर भाव्या उसे मारना बंद करती है और कहती है, वेरी गुड, आगे से ऐसा कहना, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। ये सुनकर वृषांक भाव्या का हाथ पकड़कर उसे किस करते हुए कहता है, ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा मेरी जान। और आगे देखकर कार चलाने लगता है। शाम होते होते दोनों लोग घर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें भावेश और कौशल्या जी हॉल में ही बैठे हुए मिल जाते हैं। उन्हें देखकर वृषांक उनके पैर छूता है और फ्रेश होने चला जाता है। वहीं भाव्या चाहते हुए जाकर दोनों के गले लग जाती है, जिसे देखकर भावेश जी पूछते हैं, तो भाव्या बेटा कैसी रही आपकी दिवाली? जिस पर भाव्या चाहते हुए कहती है, पापा मैं आपको क्या बताऊं, मुझे ना वहाँ बहुत मजा आया, वहाँ सारे ही लोग बहुत अच्छे हैं पापा, स्पेशली माँ, वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है पापा जी, तो बिल्कुल आपके जैसे हैं, और शिवी वो तो सबसे ज़्यादा अच्छी है, हमेशा मुझे हंसाती रहती है। भाव्या के मुंह से वृषांक के परिवार वालों की तारीफ सुनकर भावेश जी और कौशल्या जी काफ़ी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी कौशल्या जी नज़र भाव्या के हाथों पर जाती है। उसके हाथों में कंगन देखकर वो भाव्या से पूछती है, भाव्या ये कंगन तुम्हें किसने दिए? तुम्हारे पास तो ऐसा कोई कंगन नहीं है। ये सुनकर भाव्या कहती है, अरे माँ ये तो अहिल्या माँ ने मुझे दिया है, आते वक्त मैंने तो मना भी किया था, लेकिन वो बोली कि पहली बार आए हो इसलिए ये कंगन दे रही हूँ, ये कंगन उन्हें उनकी सास ने दिए थे। ये बोलकर भाव्या वहाँ से अपने रूम में चली गई। वहीं ये सुनकर कौशल्या जी खुश हो गई और मुस्कुराने लगी। ये देखकर भावेश जी पूछते हैं, क्या बात है कौशल्या जी, आप मुस्कुरा क्यों रही है? ये सुनकर कौशल्या जी कहती है, मुबारक हो भावेश जी, वृषांक के परिवार को हमारी बेटी पसंद आ चुकी है, अब तो बस हमें इन दोनों का रिश्ता पक्का करना है। ये सुनकर भावेश जी पूछते हैं, और ये आपको कैसे पता चल गया? ये सुनकर कौशल्या जी कहती है, आप मर्द लोग कुछ नहीं समझते, वृषांक की माँ ने भाव्या को अपनी सास के दिए हुए कंगन दिए हैं, इसका मतलब समझते हैं आप? ये सुनकर भावेश जी पूछते हैं, क्या मतलब है इसका? जिस पर कौशल्या जी कहती है, जब मैं शादी करके आपके घर आई थी तो माँ ने भी मुझे कंगन दिए थे, ये कहते हुए कि जब मुझे मेरी बहू या बेटी हो तो मैं उसे दे दूँ। वैसे ही वृषांक की माँ ने भी भाव्या को अपनी बहू के रूप स्वीकार कर लिया है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सास के दिए हुए कंगन दिए हैं। ये सुनकर भावेश जी कहते हैं, अच्छा फिर को बहुत अच्छी बात है, अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर कौशल्या जी मुस्कुराने लगती है। तो क्या होगा आगे और क्या करने वाला है वृषांक आगे राकेश के खिलाफ? क्या वो इसमें कामयाब हो पाएगा या फिर एक बार फिर राकेश वृषांक को मात दे देगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारी कहानी, जिसका नाम है रीबर्थ ऑफ लव एंड ट्रस्ट। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार। तो क्या होगा आगे और क्या करने वाला है वृषांक आगे राकेश के खिलाफ? क्या वो इसमें कामयाब हो पाएगा या फिर एक बार फिर राकेश वृषांक को मात दे देगा? 148 लिफाफा।
अब आगे विशांक अगले दिन अपने ऑफिस जाता है जहां विशाल उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर विशांक के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहता है बहुत अच्छे, अब बस इंतजार कर। जैसे ही वो मार्केट से पैसे उठाता है और अपना प्रोजेक्ट शुरू करता है वैसे ही उसके सारे कारनामों की खबर सब जगह फैला दो। ये सुनकर विशाल ओके सर कहकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हर्षवर्धन जी जैसे ही वापस आते हैं वैसे ही उन्हें किसी काम के सिलसिले में लंदन जाना पड़ता है, तो वो विशांक से बात नहीं कर पाते और ना ही उसकी सच्चाई जान पाते हैं। धीरे धीरे इस बात को 2 महीने बीत जाते हैं। अब तक राकेश ने मार्केट से 400 करोड़ रुपए उठा लिए थे और उसका प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया था। ये देखकर विशाल पूछता है सर क्या अब हमें अपना अगला कदम उठाना चाहिए। ये सुनकर विशांक आराम से अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहता है बिल्कुल, उसके काले कारनामों की सच्चाई अगले दिन सब जगह होनी चाहिए। ये सुनकर विशाल वहां से जाने लगता है। वहीं विशांक कुछ सोचते हुए कहता है 1 मिनट विशाल ये सुनकर विशाल रुक जाता है और पूछता है जी सर क्या आपको कुछ और कहना है। जिस पर विशांक कहता है एक बात बताओ, वो समीर वाला लिफाफा अभी भी तुम्हारे पास है ना। जिस पर विशाल कहता है जी है, लेकिन उसका क्या करना है। ये सुनकर विशांक के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ जाती है और कहता है हाँ करना है ना, आखिर अब वक्त आ गया है कि राकेश और उसकी बेटी निशा को थोड़ा दर्द मिलना चाहिए। ये बोलकर वो विशाल को सारी बात समझा देता है, जिसे सुनकर विशालों के सर काम हो जाएगा कहकर वहां से निकल जाता है। वहीं विशांक अपनी चेयर से उठकर राकेश की कंपनी को देखते हुए कहता है राकेश की का सूरज तेरे लिए बर्बादी लेकर आना वाला है, तैयार हो जा, अब तब तूने तो सबके साथ किया था, कल वही सब तेरे साथ होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ राकेश आज काफी दिनों बाद बहुत खुश था क्योंकि उसका घाटे ने चल रहा बिजनेस वापस से पटरी पर आ गया था, जिसे उसकी आधी टेंशन खत्म हो गई थी। उसे खुश देखकर निशा राकेश के पास आकर बैठती हुई पूछती है क्या बात है डैड, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ये सुनकर राकेश कहता है हाँ बेटा, आज मैं काफ़ी दिनों बाद बहुत खुश हूँ, बिजनेस वापस पटरी पर आ गया है, मेरी आधी टेंशन खत्म हो गई है। ये सुनकर निशा को अपनी और समीर की शादी की बात करने का ये टाइम बहुत सही लगा, तो वो राकेश से शर्माते हुए कहती है डैड वो मैं कह रही थी कि। वहीं राकेश निशा को शर्माते हुए देखकर समझ जाता है कि निशा किस बारे में बात करना चाहती है। वो हंसते हुए कहते हैं मैं समझ गया बेटी, तुम किस बारे में बात करने जा रही हो, एक काम करो कल समीर को बुलाओ, मैं खुद उससे इस बारे में बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर निशा खुश हो जाती है और राकेश को गले लगाते हुए कहती है थैंक यू डैड, यू आर द बेस्ट। ये सुनकर राकेश मुस्कुराने लगता है। अब उन्हें क्या पता कि कल कौन से भूचाल उनकी जिंदगी में आने वाला है। अगले दिन की सुबह राकेश की जिंदगी में एक अलग ही भूचाल लाती है। अभी वो सोकर उठा ही था कि उसका फ़ोन लगातार बजने लगता है। जैसे ही वो फ़ोन उठाता है उधर से किसी की आवाज़ आती है मिस्टर राकेश, क्या सच में आपके शरीफ और भोले भाले चेहरे के पीछे इतना गिरा हुआ और घिनौना इंसान छिपा था। मिस्टर राकेश बताई का सच में आप ऐसे काम भी करते हैं। ये सुनकर राकेश पहले तो समझ ही नहीं पाता है कि ये है कौन और ये क्या बकवास कर रहा है। वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो और हो कौन तुम। ये सुनकर वो इंसान ताना मारते हुए कहता है वाह राकेश साहब, आप करे तो महान, हमने बोल दिया तो हम बकवास कर रहे हैं, अब आपका सच सबको पता चल चुका है। राकेश साहब तो अपना ये अच्छा बनने का ढोंग बंद कीजिए। ये सुनकर राकेश गुस्से से फ़ोन काट देता है और सोचने लगता है ये था कौन और ये किस सच्चाई की बात कर रहा था। अभी वो ये सोच ही रहा था तभी उसे निशा की आवाज़ आती है डैड जल्दी से नीचे आइए। निशा की आवाज़ सुनकर राकेश जल्दी से नीचे जाता है और पूछता है क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह इतना शोर मचा रही हो। ये सुनकर निशा घबराते हुए सामने देखने का इशारा करती है, जिसे देखकर जब राकेश की नज़र सामने टीवी पर चल रहे न्यूज़ पर जाती है तो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। सामने टीवी पर उसके सारे काले कारनामे दिखाए जा रहे थे, यहाँ तक उसके सारे गैरकानूनी अड्डों पर भी पुलिस की रेड पड़ चुकी थी, जिससे उसका न सिर्फ करोड़ों का नुकसान हुआ था बल्कि उसकी असलियत पूरी दुनिया के सामने आ गई थी। अब उसे उस फ़ोन पर कही उस आदमी की बात समझ आ रही थी कि क्यों वो आदमी ऐसा कह रहा था। अब वो इस शौक से पूरी तरह उबर भी नहीं पाया था कि तभी उसका नौकर आकर एक लिफाफा देते हुए कहता है साहब अभी अभी ये कोई आदमी देकर गया है। ये सुनकर राकेश और ज़्यादा परेशान हो जाता है। अभी ये सारी चीज़ें क्या कम थी जो अब ये लेटर भी तो होगा आगे, आखिर कौन देकर गया था वो लिफाफा और क्या था उस लिफाफे में। क्या सच में राकेश इस मुसीबत से निकल पाएगा या फिर ये उसका अंत है। 149 नीना के कर्म। अब आगे राकेश अपने बारे में न्यूज़ पर चल रही खबरों को देखकर पहले ही काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था किसी उसके सारे काले धंधों के बारे में पता कैसे चला होगा और तो और सारे सबूतों के साथ। ऐसा कैसे हो सकता है और आखिरकार कौन सकता है ऐसा। वो अभी यही सब सोच रहा था कि उसका नौकर हाथ में एक लिफाफा लिए आता है और कहता है साहब बाहर एक आदमी ये लिफाफा देकर गया है और बोला इस अपने साहब को दे देना। ये सुनकर निशा और राकेश दोनों ही कुछ परेशान हो जाते हैं। पहले ही इतनी सारी टेंशन क्या कम थी जो अब ये लिफाफा भी आ गया। उस लिफाफे को देखते हुए राकेश सोच रहा था आखिर क्या होगा इस लिफाफे में। निशा भी राकेश से यही पूछती है डैड क्या होगा इस लिफाफे में। ये सुनकर राकेश कहता है अब ये तो इसे खोलने के बाद ही पता चलेगा, चलो खोलते हैं इसे। ये बोलकर राकेश अपने धड़कते दिल के साथ उस लिफाफे को खोलने लगता है और जैसे ही उस लिफाफे की रखी चीज़ों को देखता है उसके आंखों में खून उतर आता है। वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है समीर। वहीं निशा समीर का नाम सुनकर हैरान हो जाती है और पूछती है डैड
क्या बात है, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं, ऐसा क्या है इस लिफाफे में? निशा की बात सुनकर राकेश थोड़ा हड़बड़ा जाता है। वो नहीं चाहता था कि निशा इन सब चीज़ों को देखे। वो जल्दी से उस लिफाफे को अपने पीछे छिपाते हुए कहता है कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही कुछ चीज़ें, तुम्हारे काम का कुछ नहीं है, तुम जाओ, जाकर नाश्ता रेडी हुआ कि नहीं देखो। निशा राकेश की बात सुनकर श्योर हो जाती है कि जरूर कुछ तो बात है जो डैड उससे छिपा रहे हैं। ये सोचकर वो राकेश से कहती है, डैड मुझे वो लिफाफा दिखाए अभी। ये सुनकर राकेश कहते हैं, अरे मैंने कहा ना कि ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम देख सको। लेकिन अब निशा कहाँ मानने वाली थी। उसने जल्दी से राकेश के हाथ से वो लिफाफा छीन लिया और जब उसने उस लिफाफे में रखी चीज़ें देखी, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसे सांस ही ना आ रही हो। एक पल में ही उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी, क्योंकि उस लिफाफे में समीर की ऐसी तस्वीरें थी, उन लड़कियों के साथ जिनके साथ समीर होटल्स में रात बिताता था, जिसे इंसान देखना तक पसंद ना करे। वहीं उसके परिवार के हालातों के बारे में सारी जानकारी थी कि कैसे उसका पूरा परिवार कर्जे में डूबा हुआ था और कैसे उन लोगों ने प्लान किया था कि राकेश की प्रॉपर्टी मिलते ही वो अपने हालत सुधारेंगे और सुधारते हैं निशा को ठिकाने लगा देंगे। ये सब देखकर निशा को कहीं ना कहीं आज इस बात का एहसास हो रहा था कि उन लोगों को कैसा लगा होगा जिनके साथ निशा ने खुद यही किया था। आज उसे वृषांत की मरते वक्त कही हुई बात याद आ रही थी। निशा, जैसे आज तुमने मुझे धोखा दिया है, देख लेना एक दिन तुम्हें भी कोई ऐसे ही धोखा देगा। तब तुम्हें एहसास होगा कि जब कोई ऐसा जिसे अपनी दिलो जान से प्यार करते हैं धोखा देता है तो कैसा लगता है। वृषांत की कही बात याद करके निशा फुट फुट कर रोने लगती है। उसे इस तरह रोता देखकर राकेश उसे संभालता है और कहता है, निशा बच्चे, तुम्हें उस कमीने धोखेबाज इंसान के लिए रोने कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने तुम्हें धोखा देने की सोची भी कैसे? ये सुनकर निशा रोते हुए कहती है, नहीं डैड, ये तो मेरे अपने कर्म हैं जो आज मेरे सामने आकर खड़े हो गए हैं। वृषांत ने सही कहा था डैड, बहुत दर्द होता है जब कोई अपना धोखा देता है। मैंने समीर से सच्चा प्यार किया लेकिन उसने मेरे साथ। ये कहकर वो और ज़्यादा रोने लगी। इंसान चाहे कितना ही कमीना क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चों के आंसू तो उसे भी कमज़ोर बना ही देते हैं। इस वक्त राकेश का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो कैसे निशा को संभाले। लेकिन एक बात तो तय थी कि अब वो समीर को जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। लेकिन अभी क्या, अभी तो उसकी परेशानियां पर शुरू ही हुई थी। वो अभी समीर के बारे में सोच ही रहा था कि तभी राकेश का फ़ोन दोबारा बजा। ये देखकर राकेश का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। उसने फ़ोन देखा तो पाया उसके सेक्रेटरी का फ़ोन आ रहा है। उसने फ़ोन उठाते ही गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, क्या बात है, क्यों मरे जा रहे हो? ये सुनकर सेक्रेटरी पहले तो डर जाता है लेकिन फिर हिम्मत करके बोलता है, वो सर, ऑफिस में रेड पड़ी है, यहाँ सरकारी ऑफिसर्स आकर हर चीज़ लेकर जा रहे हैं। और सर यही नहीं, जब से आपके बारे में वो सब न्यूज आई है हमारी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू तेजी से गिरती जा रही है। ये सुनकर राकेश और ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब उसे अपनी बेटी का दुख नहीं, सिर्फ अपनी कंपनी दिखाई दे रही थी। वो चिल्लाते हुए कहता है, तो तुम वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? उन ऑफिसर्स को पैसों का लालच देकर वहाँ से चलता करो। ये सुनकर सेक्रेटरी कहता है, सर हमारे मैनेजर ने ऐसा करने की कोशिश की थी। ये सुनकर राकेश बिना आगे की बात सुने कहता है, देखा वो तुमसे ज़्यादा समझदार है, पता नहीं तुम्हें मेरा सेक्रेटरी किसने बना दिया। ये सुनकर सेक्रेटरी अपने मन में कहता है, साले तेरी जैसी बेलबुद्धि के साथ काम करने का यही नुकसान है, अपने आगे किसी की बात नहीं सुननी। फिर होश में आते हुए कहता है, सर आगे तो सुनिए। ये सुनकर राकेश कहता है, क्या? तो सेक्रेटरी कहता है, सर उन्होंने उन्हें रिश्वत देने की कोशिश थी, अब इस वक्त वो पुलिस कस्टडी में हैं। ये सुनकर राकेश की बोलती ही बंद हो जाती है। कुछ सोचते हुए वो कहता है, ठीक है तुम एक काम करो, उन्हें जो करना है करने दो, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। ये बोलकर उसने फ़ोन काट दिया और कुछ सोचने लगा, जिसे सोचकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। जिसके बाद वो जल्दी से निशा के पास चला जाता है जो अभी वहीं बैठी अपने हाल पर रो रही थी। उसे संभालते हुए राकेश कहता है, बेटा तुम परेशान मत हो, मैं उस समीर के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं, उसे नर्क की हवा ना खिलवाई तो मेरा नाम भी राकेश बजाज नहीं। ये सुनकर भी निशा कुछ नहीं बोलती तो राकेश कहता है, बेटा तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम एक काम करो, जाकर आराम करो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ये सुनकर जैसे ही निशा वहाँ से जाने लगती है तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ आती है, हे निशी डार्लिंग तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना लो क्यों लग रही हो? ये आवाज़ सुनकर जहां निशा के आंखों में दोबारा आंसू आ जाते हैं वहीं राकेश के आंखों में खून उतर आता, लेकिन वो तुरंत ही अपने आप को शांत कर लेता है। अब उसके चेहरे पर गुस्से की जगह शैतानी मुस्कुराहट ने ले ली थी। तो क्या होगा आगे, आखिर किसी थी वो आवाज़ और क्या सोचकर राकेश के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी? क्या चल रहा है राकेश के दिमाग में? क्या राकेश निकल पाएगा वृषांत के बनाए इस जाल से? 150 जाल में फंसा समीर। अब आगे राकेश निशा के पास आते हुए कहता है, बच्चे तुम्हें उस कमीने और धोखेबाज इंसान के लिए रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो उसे वहां से ले जाने लगते हैं तभी उन्हें पीछे से आवाज़ सुनाई देती है, हे बेबी कैसी हो? यह आवाज़ सुनकर जहां निशा के आंखों में दोबारा आंसू बहने लगे वहीं राकेश को पहले तो बहुत गुस्सा आया लेकिन फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई।
लेकिन फिर गुस्से के भाव लाकर पीछे मुड़ता है तो देखता है वहां समीर आराम से खड़ा मुस्कुरा रहा था, मानो उसे सुबह से क्या भूचाल आया हुआ है उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। असल में तो समीर आज बहुत खुश था क्योंकि उसका प्लान जो आज कामयाब होने जा रहा था। कल जब निशा ने उसे बताया था कि कल राकेश जी ने उसे शादी की बात करने के लिए घर बुलाया है, ये सुनकर तो समीर की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। आज जाकर उसका प्लान कामयाब होता नजर आ रहा था। फोन रखने के बाद वो अपने आप से कहता है बस अब बहुत जल्द मैं राकेश की सारी प्रॉपर्टी का वारिस बन जाऊंगा, उसके बाद मुझे इस निशा की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी, उसके बाद तो मैं इसे। ये बोलकर वो ऊपर की तरफ इशारा करते हुए हंसने लगता है। लेकिन अब उसे क्या पता था कि कल उसके साथ क्या होने वाला था। आज सुबह से ही वो राकेश से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। वो यहाँ आने के लिए सुबह से ही तैयार होकर बैठा और अब जब वो यहाँ खड़ा था उसे लग रहा था कि बस जल्दी से राकेश निशा का हाथ उसके हाथ में दे दे ताकि उसे जल्दी से प्रॉपर्टी मिल सके। वहीं निशा समीर को देखकर उसके पास गई और जब तक समीर कुछ समझ पाता उससे पहले निशा ने उसे खींचकर 2-4 थप्पड़ लगाते हुए कहता है क्यों? समीर क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? मेरे साथ क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुमने मेरे साथ इतना घिनौना मजाक किया? समीर को तो अब तक कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर एकदम से कैसे क्या हो गया। वहीं राकेश भी गुस्से से आते हुए उसने भी समीर को 2-3 चिपका दिए और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को धोखा देने की, यहाँ तक कि तुमने मुझे भी धोखे में रखा। ये सुनकर समीर को कुछ समझ नहीं आता कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। वो अपने मन में कहता है ये साला बुढ़ा क्या बकवास किए जा रहा है, कहीं इसे मेरी सच्चाई तो पता नहीं चल गई। तो वो पूछता है अंकल निशा आप दोनों क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और मैंने तुम्हें कब धोखा दिया? मैं तो तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जिस पर निशा गुस्से से उस लिफाफे की सारी तस्वीर समीर के मुंह पर फेंकते हुए कहती है अच्छा तो फिर ये सब क्या है, कह दो ये सब झूठ है। समीर जब उन तस्वीरों को देखता है तो उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि आखिर किसी को उसकी ऐसी तस्वीरें कैसे मिल सकती हैं। यही नहीं उसमें उसके परिवार के हालातों की भी पूरी जानकारी थी। ये देखकर समीर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे पता था कि राकेश कितना खतरनाक आदमी है। जब उसे पता चल चुका है कि मैं उसे धोखा दे रहा था उसके पैसों के लिए तो वो तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सोचकर भी समीर की रूह कांप जाती है। वो अपनी नज़रें उठाकर राकेश की तरफ देखता है तो वो अपनी खूनी आंखों से उसे ही घूरे जा रहा था, जिसे देखकर समीर अंदर तक कांप गया। उसे देखकर समीर तुरंत ही राकेश के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगते हुए कहता है अंकल प्लीज़ अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं कभी ऐसा करना नहीं चाहता था लेकिन मेरे परिवार के खातिर मुझे ऐसा करना पड़ा। जिसके बाद वो जल्दी से निशा के कदमों में गिरते हुए कहता है निशा डार्लिंग तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, तुम तो मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा, बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। समीर की बात सुनकर निशा गुस्से से कहती है माफ़ कर दूँ और तुझे? फिर शैतानी मुस्कुराहट देते हुए कहती है समीर धोखा देना एक गलती नहीं बल्कि एक बीमारी है जो जब किसी को हो जाती है ना तो उसका कोई इलाज नहीं होता, उसके खून में ही धोखेबाजी आ जाती है। ये बोलकर वो मुड़ जाती है और बिना समीर की तरफ देखे कहती है पापा आप जो चाहें इसके साथ कर सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगी। ये बोलकर वो अपने कमरे में चली जाती है और जाकर दरवाज़ा बंद करके रोने लगती है। आज उसे वृषांत की याद आ रही थी कि कैसे वो उससे सच्चा प्यार करता था, लेकिन तब निशा ने उसके प्यार की कद्र नहीं की और वैसा ही खुद उसके साथ हो रहा था। आज निशा को समझ आ रहा था कि उस दिन वृषांत को मरते वक्त कैसे लगा होगा। इधर नीचे राकेश आकर आराम से सोफे पर बैठ जाता है, जिसे देखकर समीर कहता है अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ, बस मुझे मत मारिए। ये सुनकर राकेश कहता है तुझे कैसे मार सकता हूँ समीर, तू ही तो मेरा सारा भार संभालेगा। ये सोचकर वो अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए कहते हैं ठीक है मैं तुझे नहीं मारूंगा लेकिन उसके बदले में तुझे मेरा एक काम करना होगा। ये सुनकर समीर तुरंत कहता है जी अंकल आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा, बस आप मुझे मत मारिएगा। ये सुनकर राकेश टीवी ऑन कर देता है जहां सुबह से ही राकेश और न्यूज बना हुआ था। न्यूज देखकर समीर और ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी की इतनी बैंड बजी पड़ी है तो आखिर ये इतना शांत कैसे हो सकता है, जरूर ये कुछ बड़ा करने वाला है। ये सोचकर वो पूछता है अंकल ये तो बहुत बुरा हुआ, अब क्या होगा और आप मुझे ये क्यों दिखा रहे हैं, इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ये सुनकर राकेश कहता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वक्त आने पर तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। तब तक घर जाओ और हाँ ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हें पकड़ना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा। ये सुनकर समीर डरते हुए कहता है जी अंकल मैं कहीं भागने की कोशिश नहीं करूंगा। ये बोलकर वो जल्दी से वहां से निकल जाता है। उसे जाते देखकर राकेश के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन वो तुरंत ही वो इस बारे में सोचने लगता है कि आखिर कौन है वो जिसने ये सब करवाया है, आखिर उसे कैसे पता है मेरे सारे गैरकानूनी धंधों के बारे, आखिर हो कौन सकता है। आगे के एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल अननोन डायमेंशंस को ताकि मुझे नए एपिसोड बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।